हाय दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने BLIS के जो एग्ज़ाम अभी होने हैं और जो 24 से स्टार्ट होने हैं, तो उसका पहला पेपर जो है उसका मैं आपको पूरा BLIS 01 है जो पुस्तकालय में समाज है, उसके क्वेश्चंस मैं आपको रीड आउट करवा दूंगा। और क्योंकि ये कमी मेरे को भी महसूस हुई कि अगर कोई मुझे पढ़ा दे तो मैं यूट्यूब पे मुझे इस तरह का कोई कंटेंट मिला नहीं, और तो ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप इसको 1 से 2 बार आप सुन लोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी और आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। अगर आप अच्छे से मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा देते हो तो मैं कंटिन्यू में 12 जो यूनिट है मैं टोटल पूरी करवा दूंगा एग्ज़ाम होने से पहले पहले, और जो बाकी के पेपर है उनको भी मैं पूरा करवा दूंगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहली यूनिट है इकाई फर्स्ट, पुस्तकालय का उद्भव, विकास, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की भूमिका। अति लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर में पुस्तकालय किसे कहते हैं? पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है। अन्य शब्दों में पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री व अन्य पठनीय सामग्री या तो पाठकों के सेवार्थ या अध्ययन की दृष्टि से रखी जाती है। क्वेश्चन सेकंड, परंपरागत पुस्तकालय को परिभाषित कीजिए। परंपरागत पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय होता है जिसमें पाठ्य सामग्रियों का भंडारण परंपरागत यानी मुद्रित प्रारूप में होता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे मानवीय सहयोग से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पाठ्य सामग्रियों के व्यवस्थापन, पुस्तकालय का प्रबंधन एवं पाठकों को मौजूद संसाधनों में बेहतर सेवा प्रदान एवं उपयोग करने का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 4, पुस्तकालय विकास के कोई 3 कारक बताइए। पुस्तकालय विकास में मुख्य कारक निम्नलिखित है। पहला, समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता। सेकंड, साक्षरता की उच्च दर। थर्ड, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय सरकारों से प्रोत्साहन। क्वेश्चन 5, पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मुख्यतः पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। क्वेश्चन 6, औपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति द्वारा शिक्षकों के माध्यम से शिक्षण संस्था से प्राप्त की जाती है। अब हम लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर करेंगे। आधुनिक समाज में पुस्तकालय के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पुस्तकालयों के प्रकार। आधुनिक समाज में पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः निम्न अनुसार है। पहला है सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक। आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास वास्तव में प्रजातंत्र की महान देन है। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता द्वारा जनता के लिए संचालित होता है। शिक्षा का प्रसारण, जन सामान्य सुशिक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। जो लोग स्कूलों कॉलेजों में नहीं जा साधारण पढ़े लिखे हैं, अपना निजी व्यवसाय करते हैं अथवा किसी पढ़ने की अभिलाषा पुस्तकें नहीं खरीद सकते और अपनी रुचि का साहित्य पढ़ना चाहते हैं, ऐसे वर्गों की रुचि को ध्यान में रखकर जनसाधारण की पुस्तकों की मांग सार्वजनिक पुस्तकालय ही पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी, वाद विवाद, शिक्षा प्रचलन, प्रदर्शन, महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण आदि का प्रबंधन सार्वजनिक पुस्तकालय करता है। इस दिशा में यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्रगतिशील देश में जन पुस्तकालय निरंतर प्रगति कर रहे हैं और साधारण साक्षरता का प्रसारण कर रहे हैं। वास्तव में लोक पुस्तकालय जनता के विश्वविद्यालय हैं जो बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के उपयोग के लिए सुरक्षित खुले रहते हैं। सेकंड है शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी। शिक्षण संस्था के पुस्तकालयों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है जैसे विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक पाठशाला पुस्तकालय, वैश्विक पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थाओं, खोज संस्थानों के पुस्तकालय आदि। हर विश्वविद्यालय के साथ एक विशाल पुस्तकालय का होना अनिवार्य ही है। बेसिक शालाओं, जूनियर हाई स्कूलों में जो अभी पुस्तकालय विकास नहीं हुआ है, परंतु माध्यमिक शालाओं एवं विद्यालय की पुस्तकालयों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और विशिष्ट पुस्तकालय, स्पेशल पुस्तकालय कौन कौन सा होता है, ये मैं बताता हूँ। ये पुस्तकालय विशेष प्रकार के होते हैं और संग्रह की दृष्टि से इनका रूप प्राय अन्य पुस्तकालयों से भिन्न हो सकता है। इसमें किसी विशेष विषयों पर पाठ्य शोध सामग्री उपलब्ध होती है, जैसे चिकित्सा पुस्तकालय। ये पुस्तकालय किसी चिकित्सा संबंधी संस्था है। विद्यालय अनुसंधान और चिकित्सालय संबंधी होते हैं। चिकित्सा संबंधी पुस्तकों का संग्रह, इनमें से इनका रूप सार्वजनिक न होकर विशेष वर्ग की सेवा मात्रा तक ही सीमित होता है। कृषि पुस्तकालय, अभियंत्रण पुस्तकालय आदि। राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय
राष्ट्र का विशालतम पुस्तकालय होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय तंत्र के शीर्ष पर होता है। किसी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में उत्पादित समस्त पुस्तकों का पीढ़ियों के लाभार्थी संग्रहित और सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में पुस्तकालय विकास में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। भारत में पुस्तकालय विकास में आने वाली मार्ग में बाधाएं हैं। पहली बाधा है निरक्षरता। निरक्षरता उन्मूलन शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय व सतत प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु जन पुस्तकालयों को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में यहाँ तक कहना उपयुक्त नहीं होगा कि जन पुस्तकालयों के अभाव में आज साक्षर बनाए गए व्यक्ति कल पुनः निरक्षरता के अंधकार रूपी गर्त में डूब जाएंगे। इसलिए साक्षरता कार्यक्रमों को सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका को नकारा ही जाना चाहिए। सीमित आर्थिक साधन। हमारे देश में सीमित आर्थिक साधन है, इसलिए भारत एक निर्धन देश है। धन के अभाव में वांछित पुस्तकालय सेवा स्थापित करना कठिन है। सरकार का ध्यान भी जनसाधारण की 3 प्राथमिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान। पुस्तकों विशेष रूप से वैज्ञानिक व तकनीक साहित्य का अभाव है। भारतीय भाषा में पुस्तकों का नितांत अभाव है। यह अभाव विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। वैसे अब ये स्थिति बदल रही है। जनसंख्या बिखराव। भारत की 70% जनता सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे ग्रामों और कस्बों में निवास करती है। इन छोटे छोटे ग्रामों और कस्बों में संतोषजनक पुस्तकालय सेवा केवल जल पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जा सकती है, जो कि काफ़ी असाध्य कार्य है। लिखने पढ़ने की परंपरागत रूढ़िवादी विधियाँ और पढ़ने लिखने के प्रति जनतंत्रात्मक भावना का विकास नहीं हो रहा है। ग्रंथ और ज्ञान सेवार्थ है, इस भावना का विकास नहीं हो रहा है। जनसाधारण इसके प्रति उदासीन है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। भारत में महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर की ही 4 दीवारी में माना जाता है, अतः ये माना जाता है कि उनको पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में लगभग आधी जनता के लिए ग्रंथों पुस्तकालयों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यद्यपि अब इस विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है। अभी प्रेरणा का भाव। किसी भी जन कल्याण के कार्य के प्रति लोगों में कोई विशेष रुचि नहीं है, अतः पुस्तकालय के विकास को कोई बल प्राप्त नहीं हो सका। पुस्तकालय चेतना का भाव। हमारे देश में नई नई पुस्तकों को पढ़ने का चाव नितांत अभाव है, अतः जनता पुस्तकालय अभाव को अनुभव नहीं करती है। उनकी स्थापना के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं करती है। सरकारी पहल व सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का अभाव। हमारी राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में किसी प्रकार की पहल के प्रति उत्सुक नहीं है। स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात भी केवल कुछ ही राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हो सके हैं, वह भी संतोषजनक नहीं है। अब हम बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास का वर्णन होगा। वर्णन कीजिए। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के विकास से संबंधित प्रमुख घटनाएं वर्णन करिए। पुस्तकालय का इतिहास आज से नहीं बल्कि इतिहास लेखन के समय से चली आ रही है। कालांतर में पुस्तकालय आंदोलन के रूप में फैली। पुस्तकालय आंदोलन से तात्पर्य एक ऐसी चेतना युक्त प्रयास है जिसके द्वारा उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता अनुरूप ग्रंथावलियों का संबंध अंतर साबित किया जा सके। पुस्तकालय विज्ञान के विद्वान डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने पुस्तकालय आंदोलन के संदर्भ में लिखा है कि मुद्रित सामग्री के संकलन, व्यवस्थापन एवं परिरक्षण के लिए यहाँ वहाँ छोटे बड़े पुस्तकालय खोल देना पुस्तकालय आंदोलन नहीं। पुस्तकालय आंदोलन का अर्थ है निःशुल्क सार्वजनिक कोष से स्थापित पुस्तकालय के एकीकृत जाल को उन्हें प्रभावीकारी रूप से चलाना होता है। साधारणतः पुस्तकालय आंदोलन के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन काल में भारत प्राचीन काल से शिक्षा के अंदर रहा है। जगत गुरु के नाम से विख्यात रहा है। बिना पुस्तकालय के एक समर्थ शिक्षा की कल्पना भी मुश्किल है। भारत के 3 विश्व विख्यात प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय के काफ़ी पुस्तकालय थे। हालांकि मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा पुस्तकालयों को जला दिया गया और ये पुस्तकालय 6 महीने तक जलती रही थी। इससे हमें इस बात का हमारे पुस्तकालय विशालता का अनुभव कर सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में प्रकार का प्रथम प्रयास इंग्लैंड में सन 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत किया गया था। भारत में इस आंदोलन का श्री गणेश 1910 में बड़ौदा के नरेश सयाजी राव गायकवाड़ द्वितीय के प्रयास से हुआ था। उन्हें भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर जाना जाता है। गायकवाड़ एक दूरदर्शी एवं विद्वान शासक थे। उन्हें पाश्चात्य देश का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में उन्होंने इस देशों के पुस्तकालय उनकी व्यवस्थाओं को देखा। इससे वे काफ़ी प्रभावित हुए। वापस स्वदेश लौटने के पश्चात उन्होंने वहाँ के अपने देश में सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र की स्थापना की, तो इसे जनसेवा के लिए निःशुल्क रखा। और इस ग्रंथालय के निदर्शन के रूप में अमेरिकी ग्रंथालय विज्ञान के विशेषज्ञ V.W.A. बोर्डन को नियुक्त किया गया। उनके प्रयास से ही प्रथम भारतीय ग्रंथालय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 1911 में शुरू किया गया था, जिनके प्रयास से ही प्रथम भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिशनरी 1915 में प्रकाशित की गई। इसके उपरांत धीरे धीरे देश के संपूर्ण राज्य में ग्रंथालय व्यवस्था प्रारंभ हुई, जो बड़ौदा की ही तरह एक कड़ी से अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राज्य केंद्रीय स्तर तक जुड़ा हुआ था। इसी के साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ साथ शैक्षणिक पुस्तकालय का विकास प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी में भारत में हुए पुस्तकालय आंदोलन को निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है।
पहला, पुस्तकालय संघ, लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तकालय विकास के लिए पुस्तकालय संघ एक महत्वपूर्ण अवयव है। भारत में इस क्रम में 2 स्तरों में पुस्तकालय संघ स्थापित किए गए हैं। प्रथम राज्य स्तरीय और दूसरा राष्ट्रीय स्तरीय। राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ। राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ का निर्माण सर्वप्रथम 1914 में आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसके क्रम में 1921 में महाराष्ट्र, 1923 में मद्रास, 1929 में बंगाल, 1929 में पंजाब में हुआ, 1930 में केरल में, 1937 में बिहार, 1938 में असम, 1939 में दिल्ली, 1944 में उत्कल, 1953 में गुजरात, 1956 में उत्तर प्रदेश, 1962 में मैसूर एवं राजस्थान और 1963 में गोवा में ये संघ स्थापित हुआ। हालांकि इसमें से कई संघ अब अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ। राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई, जो इस प्रकार 1933 में ILA, 1933 में ही GILA, 1955 में IAS LIS, 1969 में IATLIS, 1973 में AALDI और 1976 में IAI और 1978 में INDAAL इत्यादि की स्थापना की गई। पुस्तकालय अधिनियम, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में पुस्तकालय अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय व्यवस्था को नियंत्रित रखती है। प्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1948 में मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इसके बाद क्रमशः 1960 में आंध्र प्रदेश, 1965 में कर्नाटक, 1967 में महाराष्ट्र और 1989 में पश्चिम बंगाल, 1988 में मणिपुर में, 1989 में केरल में, 1979 में हरियाणा में, 1993 में मिजोरम में, 1994 में और 94 में गोवा में, 2001 में गुजरात में और 2001 में ही उड़ीसा में हुआ और 2004 में उत्तर प्रदेश में अधिनियम पारित हुआ। बिहार में 2008 में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। आदर्श प्रारूप मॉडल बिल कौन सा, मैं बताता हूँ। रंगनाथन महोदय ने पब्लिक लाइब्रेरी की बेहतर सुविधा के लिए एवं उसके विकास हेतु मॉडल ड्राफ्ट बिल तैयार कर उसे 1981 में बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बहस के लिए प्रस्तुत किया। वाद विवाद के पश्चात यह आदर्श प्रारूप 1972 तक 14 राज्यों में लागू हुआ। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोशियोलॉजी एजुकेशन। पुस्तकालय आंदोलन सही रूप से तभी सिद्ध होगा जब आम लोग इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। सिर्फ पुस्तकालय खोलने मात्र से एक कार्य संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकों के रखरखाव के लिए सेवकों की आवश्यकता होगी। उनके लिए पढ़ाई करना आवश्यक है। इससे मैं प्रथम प्रयास नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा 1933 में 6 महीने के कोर्स प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में BLS 1948 में प्रारंभ किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय सर्वप्रथम MLIB 1949 में और MLIB और PhD 1950 में प्रारंभ किया गया। इसके बाद लगभग सभी राज्यों में इसकी शिक्षा सुलभ हो गई थी। बिहार में कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है। बिहार सर्वप्रथम इसकी पढ़ाई भागलपुर द्वारा 1971 में शुरू की गई थी। वर्तमान समय में बिहार में 12 में से 6 विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय सूचना विज्ञान की पढ़ाई होती है। पंचवर्षीय योजना, लाइब्रेरी अंडर 5 ईयर प्लान। पुस्तकालय विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के तहत भी राशि स्वीकृत की गई। इस योजना में प्रारंभ में 1951 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। विन पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत राशि को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में। इस योजना के तहत पुस्तकालय विकास के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और दूसरी पंचवर्षीय 56 से 61 के तहत इसके पब्लिक लाइब्रेरी का जाल बिछाने के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 में इसके तहत लाइब्रेरी नेटवर्किंग के लिए खर्च का प्रावधान किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना 70 से 74 69 से 74 में इसके पूरे 60 से 67 और 67 68 से 69 एक वर्ष योजना आई थी। इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 30 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। इसका खर्च विभिन्न पद जैसे बाल ग्रंथालय, ग्राम ग्रंथालय, सार्वजनिक ग्रंथालय इत्यादि में करना था। ग्रंथालय व्यवस्था के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल का गठन किया गया और 5वीं पंचवर्षीय योजना व 6ठी पंचवर्षीय योजना 73 से 85 में दोनों पंचवर्षीय योजना में ग्रंथालय के विकास पर चर्चा नहीं हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 1990 में ग्रंथालय व सूचना सेवा के आधुनिकीकरण के लिए 966 करोड़ रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया और 8वीं पंचवर्षीय 92 से 97 इस योजना में विशिष्ट पुस्तकालय व सार्वजनिक पुस्तकालय को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया और खर्च पर कोई भी नहीं की गई।
9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000, इस योजना के तहत स्पेशल लाइब्रेरी व शैक्षणिक पुस्तकालय के नेटवर्क में जोड़ने और संपूर्ण पुस्तकालय को कंप्यूटरीकृत करने पर जोर दिया गया। छठा, पुस्तकालय विकास हेतु सलाहकार समिति एवं आयोग स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में बेहतर सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कमेटी एवं कमीशन का निर्माण किया गया, जो निम्नलिखित है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं में ग्रंथालयों को अच्छी व्यवस्था पर जोर दिया गया। 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग ने 1949 में ग्रंथालय व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ अनुशंसा जो निम्नलिखित की। विश्वविद्यालय ग्रंथालय का वार्षिक अनुदान कुल बजट का 6.5% होना चाहिए। ग्रंथालयों में मुक्त द्वार प्रणाली की व्यवस्था हो। ग्रंथालय के संचालन के लिए प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हो। 1952 में एल मुदालियत आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए किया गया। इस आयोग में प्रत्येक विद्यालय में ग्रंथालय खोलने की अनुशंसा की गई थी। इस संचालन के लिए ग्रंथालय के अध्यक्षों की नियुक्ति पर जोर दिया गया। 53 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC बनाया गया, जिसमें वित्त ग्रंथालय कर्मचारी इत्यादि का फार्मूला प्रस्तुत किया गया। 1957 में एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी बनाई, जिसके अध्यक्ष KP सिन्हा थे। इसे सिन्हा कमेटी भी कहा जाता है। इसके अनुशंसा के तहत पंचायत, खंड, जिला व राज्य स्तर पर ग्रंथालय की स्थापना पर जोर दिया गया। तब पुस्तकालय के अनुदान की भी व्यवस्था की गई, जो 6 पैसे प्रति रुपये की दर से ग्रंथालय के रूप में था। उतनी ही राशि राज्य व केंद्र सरकार से भी अनुदान के रूप में लेना था। 64 में DS कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी कमीशन का गठन किया गया। उन्होंने पुस्तकालय में सुधार के लिए अनुशंसा की। राजाराम मोहन राय पुस्तकालय न्यास, राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पुस्तकालय को सहायता प्रदान करना था। कार्यकारी समिति योजना आयोग 1960 में वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी गठन किया गया, जिसमें लगभग 31 करोड़ की लागत वाली पुस्तकालय विकास योजना। निष्कर्ष उपयुक्त सभी तथ्यों पर दृष्टिपात करते हैं। पुस्तकालय के इतिहास इसके विकास के लिए सुनियोजित आंदोलन की तरह कार्य किया गया, परंतु दुर्भाग्य की बात है इसमें बहुत कुछ तो लागू ही नहीं हुआ, और कुछ लागू भी है तो कार्य नहीं कर पा रहा है। और सिन्हा समिति में कार्यकारी दल की सिफारिश उच्च स्तरीय थी, परंतु इसे लागू नहीं किया जा सका। पुस्तकालय में सुधार के लिए पुस्तकालय अधिनियम लागू किए गए, परंतु ये कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में इसकी स्थिति संतोषप्रद नहीं है। वहीं बहुत से राज्यों में अभी भी अधिनियम लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो पुस्तकालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आधुनिक समाज पुस्तकालय की भूमिका में महत्वपूर्ण वर्णन, अथवा पुस्तकालय का समाज का दर्पण है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। पुस्तकालय के महत्व ने स्पष्ट कीजिए। पुस्तकालय लाइब्रेरी की वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार की पाठ्य सामग्रियों का संग्रहण रहता है। पुस्तकालय अब अंग्रेजी के लाइब्रेरी का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक का घर। पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणाली पुस्तकों और दस्तावेज के रूप को संरक्षित रखने की पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा है। पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। जिन लेखक के अभाव में संग्रहित हो उसे पुस्तक कहा जाता है। आलय स्थान घर को कहते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री, पुस्तक, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ, ग्रामोफोन रिकॉर्डों व अन्य सामग्री संग्रहित रहती है। इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है, परंतु पुस्तकों से अलमारी पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ पुस्तकें व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती है, जबकि पुस्तकालय पुस्तकें पाठकों के सेवार्थ रखी जाती हैं। पुस्तकालय ये समाज का दर्पण है। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता पूर्ति अनेक संस्थाओं का गठन किया गया, जैसे स्कूल, कॉलेज, बैंक आदि से सारे संसार समाज की किसी खास आवश्यकता को पूरी कर पाने में सक्षम है। इसी प्रथा में पुस्तकालय गठन किया गया। पुस्तकालय का क्षेत्र, उद्देश्य, कार्य लिहाज से सभी संस्था से अधिक विस्तृत है। ये समाज की कई आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम है। पुस्तकालय शिक्षा जैसी आवश्यकता पूरा करने में सक्षम तो है, मनोरंजन, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यों में इसका बराबर का योगदान है। इसके अलावा सामाजिक भाईचारा को बढ़ाना और प्रजातांत्रिक पुस्तक मूल्यों के विकास में भी इसका बराबर का योगदान है। अगर हम समाज में इसकी भूमिका पर गौर करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पुस्तकालय का समाज का दर्पण है। इसके लिए हमें समाज में इसकी भूमिका पर गौर करना होगा। पुस्तकालय की समाज में भूमिका। पुस्तकालय की समाज में भूमिका को महत्व इस प्रकार देख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका निम्न है। स्कूली शिक्षा में स्कूली शिक्षा में से ही पुस्तकालय का काफ़ी योगदान है। इसमें पाठ्यक्रम से संबंधित सभी तरह की पुस्तक आदि का संकलन होता है। स्कूली शिक्षा को 4 भागों में बांटा जाता है।
प्राथमिक स्कूल स्तर प्राइमरी एजुकेशन लेवल हो गया, मिडिल स्कूल लेवल हो गया, हाई स्कूल लेवल हो गया और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल हो गया। सभी प्रकार के स्तर के विद्यालय में जरूरत के हिसाब से पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह होता है। इनमें पाठ्य सामग्री पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, शब्दकोश, विश्वकोश, सामान्य ज्ञान, पत्रिका, मैगजीन, समाचार पत्र आदि प्रमुख है। कॉलेज शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या में अधिकता होने के कारण शिक्षक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकते। इसके लिए ऐसे में पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और शोध और विकास में इन रिसर्च डेवलपमेंट विश्वविद्यालय पुस्तकालय की भूमिका शोध तथा विकास में महत्वपूर्ण होती है। शोध कार्य बिना पुस्तकालय के संभव नहीं है। पुस्तकालय द्वारा शोध प्रतिवेदन, रिपोर्ट, अन्य पुस्तक आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार की शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक संस्था नहीं होती, इसलिए इसमें पुस्तकालय आवश्यक हो जाता है। खुला विश्वविद्यालय के छात्र है तो इग्नू हो गया, नालंदा खुला विश्वविद्यालय हो गया आदि के माध्यम से अनेक छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उसे सीधी शिक्षा नहीं मिलती है और ऐसे में पुस्तकालय की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित भूमिका है। वयस्कों शिक्षा पुस्तकालय द्वारा वयस्कों शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रमों में संचालन किया जा रहा है। वयस्क लोग शिक्षा के लिए विद्यालय बगैर नहीं जा सकते, अतः उनके लिए पुस्तकालय भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शोध और अनुसंधान, शोध कार्य में पुराने प्रलेखों साहित्यों का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस प्रकार आधुनिक विश्व और समाज अपने विकास के लिए शोधों पर आश्रित होता है, उसी प्रकार शोध कार्यों में सूचना और प्रलेखों की महत्ता जग जाहिर है। फर्स्ट पॉइंट, शोध कार्यों में सफलता के लिए उपलब्ध ज्ञान सूचना की जानकारी अति आवश्यक है। पुस्तकालय और सूचना केंद्रों द्वारा उस सूचनाओं प्रलेखों का व्यवस्थापन और प्रसारण किया जाता है, जिसका उपयोग शोध कार्यों हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। यह शोध कार्यों के आधार पर स्तंभ है। प्रत्येक तरह के शोध कार्य जैसे ऐतिहासिक व सामाजिक, वैज्ञानिक शोधों के क्षेत्र में पुस्तकालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और थर्ड पॉइंट, इसके अलावा पुस्तकालय द्वारा प्रलेखों साहित्यों का और शोध प्रतिवेदन, रिपोर्ट और अन्य पुस्तकों का संग्रहण किया जाता है। ज्ञान का संग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार शोध हेतु पुस्तकालयों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक, किसी की संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसे संबंधित पुस्तक और पुस्तकालय को नष्ट कर दो, क्योंकि पुस्तकालय वास्तव में संस्कृति संरक्षण संवाहक है। इसलिए जब भारत पर विदेशी आक्रमण किया, उसका शिकार पुस्तकालय रहा है। पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, उसे संग्रहित किया जाता है और ये बताने की जरूरत नहीं कि पुस्तकों और प्रलेखों द्वारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सकता है। कई सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन जैसे नाटक, कवि गोष्ठी, कहानियाँ, चर्चा आदि कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इस प्रकार पुस्तकालयों की सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना संचार, पुस्तकालय सूचना केंद्रों से सूचनाओं प्रलेखों का संग्रहण व्यवस्थापन किया जाता है। जिस प्रकार ये व्यवस्थित सूचनाओं का विशाल भंडार होता है, उपयोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार उन सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, उसी प्रकार पुस्तकालयों द्वारा न केवल सूचना का संग्रहण किया जाता है बल्कि इसके प्रसार भी किया जाता है। इस प्रकार पुस्तकालय सूचना प्रसारण केंद्रों के रूप में भी कार्य कर रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक, प्राचीन काल में पुस्तकालय मंदिर धार्मिक संस्थाओं से जुड़े होते थे। प्राचीन पुस्तकालय में कुछ उल्लेखनीय ज्ञान भंडारों, बौद्धकालीन उनके पूर्व की कुछ विश्वविद्यालयों में बौद्ध विहारों की पुस्तकालय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहे हैं, जिसमें धर्मग्रंथ, सूत्र, तांत्र विद्या का संकलन था। इस प्रकार पुस्तकालय का संबंध अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। पुस्तकें कई तरह की होती है, सूचनात्मक, मनोरंजनात्मक, प्रेरणात्मक आदि। प्रेरणात्मक पुस्तक प्राय धर्म, आध्यात्मिक बातों पर आधारित होता है। इस तरह की पुस्तकों का संग्रह करके पुस्तकालय द्वारा धार्मिक तथा सामाजिक कार्य में योगदान दिया जाता है। मनोरंजन और फुर्सत के समय मानव के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा भी कई बातें महत्वपूर्ण है, जिसमें दैनिक कार्यों के अलावा फुर्सत और खाली समय मनोरंजन भी एक है। प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन कई तरह के उपाय करता है, साधनों का उपयोग करता है, जिसमें सबसे सामान्य आदतें अध्ययन की पाई जाती हैं। वर्तमान में स्मार्टफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि कारण लोगों की पढ़ने की आदतों में बदलाव आया है। फिर भी आज भी अधिकांश लोग अपने खाली समय अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इससे मनोरंजन के अलावा सूचनात्मक अधिगमों की पूर्ति होती है। इस प्रकार सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि फुर्सत के क्षणों के समय का सदुपयोग करना भी महत्वपूर्ण होता है। अगर अच्छी पुस्तकों में ये अपना खाली समय लगाए तो ये मानव के चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के मनोरंजनात्मक और फुर्सत के क्षणों में पुस्तकालय का उपयोग मानव हेतु सर्वोत्तम उपयोग होता है।
प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास। प्रजातांत्रिक देशों और समाजों द्वारा प्रत्येक नागरिक को अपने विकास शिक्षा के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर की वकालत करना। सूचना का उपयोग मानवीय विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए, इस बात पर बल देता है। पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों, सूचनाओं का संग्रहण, व्यवस्थापन और प्रसारण बिना किसी भेदभाव के समस्त उपयोगकर्ताओं को दिया जाता है। पुस्तकालय खासकर सामाजिक पुस्तकालयों की संपूर्ण अवधारणा उद्देश्य ही प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। इसके अलावा सेवा प्रदान करने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। यह सभी धर्मों, वर्गों, लिंगों के लिए समान रूप से उपयोग हेतु अपनी सेवा प्रदान करता है, जो प्रजातंत्र के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रतिपादित किया जाता है। परिवर्तन से सामंजस्य। विज्ञान और तकनीकों के विकास के कारण समाज तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इस प्रकार परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। परंतु पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बदलते परिवेश में प्राचीन सूचनाओं का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नवीन सूचनाओं का होता है। इस प्रकार सूचनाओं का अद्यतन, संग्रह, विकास काफ़ी आवश्यक है। साथ ही नवीन तकनीकों का प्रयोग, उनके माध्यम से सूचनाओं सेवाओं में नवीनता लाने जैसे प्रयोगों का सहारा लेकर परिवर्तन में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट यूनिट के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका रीड आउट किया है। और क्योंकि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई थी जब मैं BLS के पेपर दे रहा था कि अगर कोई रीड आउट करवा देना तो मैं कान में 1-2 बार सुन के उसको मेरे दिमाग में वो चीज़ें आ जाएगी। तो कानों में आप ईयरफोन लगाइए, इसको 1 से 2 बार आप सुनिए और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप मेरे को अच्छा रिस्पांस देते हो बाय कमेंट, तो मैं इस पे और वीडियो बना दूंगा और पूरी ये इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे चैप्टर के करवा दूंगा और पूरी बुकलेट करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं। अगर आप BLS की तैयारी कर रहे हो और आगे आपको एग्ज़ाम देना है पुस्तकालय अध्यक्ष का, जो कि जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, तो प्लीज़ इस बार के जो एग्ज़ाम होने हैं तो इस वीडियो का 1 से 2 बार देखिए और कानों में ईयरफोन लगा के सिर्फ सुनिए, आपको याद ज़रूर होंगे, आपके पेपर अच्छे जाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।